हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग की एक और टेक्निक जिसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, जहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित किया जाना हो या देखा जाए कि किस कारण से क्या हो रहा है, यानी कि कारण और उसका परिणाम की स्टडी की जाती है। जैसे कि अगर आप देखें कि जब त्योहार आते हैं इंडिया में तो बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ जाती हैं। तो अब त्योहारों के मौसम में नॉर्मली सभी कंपनीज की सेल्स बढ़ती हैं। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है, एक कंपनी कोई भी ले लीजिए आप, अगर उससे डिमांड फोरकास्टिंग करनी है तो डिमांड फोरकास्टिंग के लीस्ट स्क्वायर मेथड में कंपनी अपना पुराना डेटा यूज कर सकती है, जैसे कि 10 से 20 साल पुराना डेटा के अक्सर त्योहारों के मौसम में उस कंपनी की कितनी सेल्स बढ़ती हैं और उसी सेल्स के डेटा को यूज करके वो लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिकली। आजकल बाजार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस मेथड को यूज करते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। क्या है ये? देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। हालांकि मैथमेटिक्स का नाम आते ही लगता है कि हाँ कोई डिफिकल्ट चीज होगी, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे क्या होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके नाम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बैकग्राउंड में या इसके बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि होता ही क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है। इट इज अ मेथड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने पहले बताया है कि आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका पास और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है? अच्छा, वेरिएबल क्या होता है जो चेंज हो? जैसे मौसम चेंज होता है लेकिन अपने आप होता है, प्राइसेस चेंज होते हैं बहुत सारे घटक है लेकिन अपने आप होते हैं, वो ना तो सेलर के कंट्रोल में होते हैं कई बार, ना ही बायर के कंट्रोल में होते हैं, तो इंडिपेंडेंट हुए वो। ठीक है। अच्छा, त्योहार आते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि त्योहार ले आओ भाई, दशहरा अभी ले आओ, नहीं हम नहीं ला सकते। क्रिसमस अभी ले आओ, इस मौसम में ले आओ, नहीं। अब तो होली आने वाली, तो होली जिस तिथि को पड़ेगी वो पड़ेगी, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो अपने आप चेंज होते हैं, मतलब वो स्वावलंबी है, अपने आप है, इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीली चेंज होते हैं, हमारी कोई उनमें हस्तक्षेप नहीं होता, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है। अब डिपेंडेंट क्या है? जो इस पे निर्भर करे। डिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर करे, या यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि अवशेष जो है वो त्योहारों पे डिपेंड करती हैं। अब अगर होली आएगी तो होली पे किस चीज की डिमांड ज्यादा होती है? पिचकारियों की होती है, रंगों की होती है, बहुत सारे सफेद कपड़ों की होती है, कुछ लोग मतलब गुब्बारों की होती है, बहुत सारे चीजों की ऐसी रिक्वायरमेंट, गुजियों की होती है, मिठाइयों की होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजों की डिमांड होती है जो होली के मौसम में नॉर्मली या होली के दिन नॉर्मली यूज किए जाते हैं इंडिया में, भारत में। तो अब यहाँ क्या है, ये सब चीजें डिपेंडेंट हुई और यहाँ इंडिपेंडेंट क्या है? होली है। तो होली के त्योहार में जो जो चीजें खरीदी जाती है वो क्या है? डिपेंडेंट है सारी। तो कितनी सेल्स होंगी वो डिपेंड करेगा होली पर। तो होली क्या है? इंडिपेंडेंट हुआ फैक्टर, और यहाँ पे डिपेंडेंट क्या हुआ? सेल्स हुए वहां पे डिफरेंट कमोडिटीज के। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ लिया। तो ये कैसा मेथड है जो हमारी कंपनी के पास डेटा को लेकर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। इसको मैंने पहले क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं वो नॉर्मली समझ में नहीं आते, कि उन्हीं में प्रॉब्लम आती है लीस्ट स्क्वायर मेथड में। तो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। अब नॉर्मली लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए ये इक्वेशन यूज होती है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे m यूज हो जाता है, यहाँ पे कोई और कुछ भी आपका अल्फाबेट यूज हो गया, लेकिन इनका मीनिंग सेम रहता है। y और x के बीच में संबंध। अब यहाँ पे y क्या है? ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट यानी कि हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई हम ढूंढ तो उसी को सकते हैं ना जो हमारे बस में हो। अब ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, होली तो अपने आप आएगी। हम पता तो किस चीज का लगा सकते हैं? हम सेल्स का पता लगाएंगे। तो यहाँ y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखिएगा। हम जिसका पता लगाना चाहते हैं वो इक्वेशन में यहाँ यूज होता है। कई बार आपको ये इक्वेशन इस तरह भी मिलेगी, एफ वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अगर
इसकी वैल्यू कभी कभी जैसे कि माइनस में होती है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं हम पहले, तो bx यहाँ पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, यानी प्लस की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह भी आपको इक्वेशन यानी कि फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू इस तरह से करके हम लिखते हैं a प्लस बी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी सेल्स हो गए किसी कंपनी के, a क्या है, कांस्टेंट है। देखिए अब नॉर्मली होली का अगर हम डिस्कशन करें, इसके अलावा अगर कोई कंपनी मिठाई बेचती है तो साल भर भी तो मिठाई बेचती होगी ना, वो पिचकारियां तो नहीं बेचती, कुछ ऐसे आइटम्स है जो नहीं साल भर बिकते, लेकिन मिठाई साल भर बिकती है। तो मिठाई जो होली पे डिमांड की जाती है, अगर मिठाई वाला कोई ये सोच रहा है कि मैं मेरी तो मिठाई की दुकान है, मेरी होली पर सेल्स कितनी होने वाली है, तो कॉन्स्टेंटली उसकी साल भर अगर कोई त्योहार ना हो, कोई स्पेशल ओकेजन ना हो, तब भी तो उसकी कुछ सेल्स होती होंगी। सपोज करिए कि उसकी हर महीने की सेल 10,000 रुपीज की, छोटी दुकान है, नॉर्मली बड़ी दुकानों में तो कई लाख 10-20 लाख तक की सेल होती है, उससे ज्यादा भी, लेकिन छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी, अगर उसको हम लेते 10,000, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी होगी कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो 10,000 क्या कांस्टेंट है, मतलब वो तो होना ही है उसका, बिना होली के आए या बिना किसी स्पेशल ओकेजन के, तो ये यहाँ कांस्टेंट है, ये तो होना ही है। प्लस बी एक्स, अब यहाँ पे b क्या है, b को हम लेते हैं स्लोप। स्लोप यानी कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन आया है या कोई त्योहार आया है, उस पे अमूमन या नॉर्मली या जनरली ऑन एवरेज कितना ज्यादा सेल्स बढ़ जाती है। तो अगर इस दुकानदार के पास, जैसे शर्मा जी की मिठाई की दुकान है, अब शर्मा जी की मिठाई की दुकान पर अगर नॉर्मल जो डेज होते हैं उनमें लगभग डेली 10,000 की सेल हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल डेज में, यानी कि महीने के पहले दिन दूसरे दिन ऑन एवरेज, ये एवरेज सेल्स है, ठीक है, एवरेज 10,000 की डेली सेल। तो यहाँ पे कभी 14,000 की हो गई, कभी 8 की, कभी 6 की, कभी 4 की, इस तरह, तो फिर भी एवरेज लगाई तो वो 10,000 की सेल होती है। लेकिन अगर कोई त्योहार आया है ना, उसकी वजह से शर्मा जी की दुकान की सेल में नॉर्मली उछाल आ जाता है या बढ़ जाती है, तो अगर हम माने कि किसी भी त्योहार पर जनरली उनकी सेल्स 25,000 रुपए बढ़ जाती है, यानी कि टोटल सेल्स कितनी हुई उनकी, 10 प्लस 25 35,000, तो 35,000 तक की उनकी मिठाई बिक जाती है किसी भी त्योहार पर। कोई भी त्योहार हो, भाई ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, तो जनरली पिछले 10 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है कि लगभग 25,000 या 26,000 या 15-20, जो भी ऑन एवरेज 10 सालों का डेटा कह रहा है कि ऑन एवरेज उनकी इतनी सेल्स बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमने 10, 20, 30 इस तरह लगा रखे हैं, 10,000 की डेली सेल्स है उनकी। अब एक त्योहार अगर आता है, ठीक है, अब एक त्योहार यहाँ पे आया हमारा, तो उनकी सेल्स कितनी बड़ी, 25,000 रुपए। तो फर्स्ट त्योहार में उनकी 25,000 सेल्स है, ठीक है। अब अगर 2 त्योहार एक साथ पड़ गए तो उनकी कितनी हो गई, हमारे सपोज उनकी होगी 25 प्लस 25 कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 त्योहार एक साथ पड़ गए अगर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्लोप ऐसे हो गया, ऐसे, ये देखिए, ये दोनों आप यहाँ पे कर दीजिए, ये यानी कि 2 स्पेशल ओकेजन पड़े तो 50,000 की सेल हो गई, और एक स्पेशल ओकेजन है 25,000 की सेल उनकी बढ़ गई, यानी कि हर एक स्पेशल ओकेजन पर उनकी सेल्स 25,000 बढ़ती है। तो ये रेट है यहाँ पर, तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, स्लोप क्या 25,000 रुपए है एक का। अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर एक त्योहार बढ़ता है, एक लगा लो, तो उस पर सेल्स कितनी बढ़ती है, 25 बढ़ती है, तो ये हो गया स्लोप, यानी कि एक स्पेशल ओकेजन की वजह से 25,000 के सेल्स बढ़ गए। एक त्योहार अगर पड़ गया और 2 त्योहार एक दिन पड़ गए तो ऐसा, तो बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ आपको, तो स्लोप इसका ये हो गया। तो यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम रख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a हमने क्या लगाया था, 10,000, मतलब 10,000 तो डेली होती है, वो तो कांस्टेंट सेल्स है, ऑन एवरेज 12 महीने उनकी लगभग हर रोज की 10,000 की सेल्स ऑन एवरेज होती है। भाई किस दिन 8-9 हजार हो गई, किस 12 हो गई, इस तरह, लेकिन महीने का एंड पे लगाएंगे तो आप उनकी सेल्स को 10,000 रुपए पर डे काउंट कर सकते हैं। प्लस a प्लस बी एक्स, अब b क्या निकाला था हमने, 25,000, ये स्लोप है, यानी कि एक त्योहार पे 25,000 की सेल्स बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 25,000 की सेल्स बढ़ी, अब यहाँ पे x, ठीक है।
अब x a प्लस बी एक्स बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, तो y निकाल सकते हैं हम। अगर एक त्योहार पड़ा, अब यहाँ पे अगर x यानी एक त्योहार, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 25 इंटू 1। एक त्योहार तो कितना हुआ 35,000। बिल्कुल सिंपल है, y की सेल्स इतनी हुई। और अगर इसी वैल्यू को हम 2 कर दें, 3 कर दें, अगर 3 स्पेशल ओकेजन पड़ गए, जैसे कि कोई शादी भी पड़ गई, 3 शादियां पड़ गई, अगर सपोज स्पेशल ओकेजन है भाई, वो भी होली पड़ गई, अगर आपके, या होली रहने दीजिए, आपकी 4 शादियां हैं मोहल्ले में ही, ठीक है, 4 शादियां मोहल्ले में, तो अब इसको 4 कर दीजिए आप। y इज इक्वल टू 10 प्लस 25 इंटू 4। अब x की वैल्यू क्या है, 4 शादियां, 4 यानी 4 स्पेशल ओकेजन पड़ गए, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू 10 प्लस 25 इंटू 4 कितना हुआ 1 लाख, ठीक है, 1 0 0, भाई लाख में 5 जीरो होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 10, अब 10 तो है 10,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, 5 जीरो लगा दिया। अब यहाँ क्या है, अब 1 लाख प्लस 10,000 कितने हुए 1,10,000, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 1,10,000 की इनकी सेल्स होगी उस दिन जिस दिन 4 शादियां पड़ी। तो है ना कितना सिंपल है ये करना, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे ही करके फॉर्मूले में रख के वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आपने देखा कि एक इक्वेशन है हमारे पास, और हम आगे की सेल्स बता सकते हैं कि अगर मोहल्ले में आने वाले समय में शर्मा जी के मोहल्ले में 6 शादियां पड़ रही हैं, तो अब शर्मा जी के पास अगर ये इक्वेशन है a प्लस बी एक्स वाली लीस्ट स्क्वायर वाली, तो वो आराम से यहाँ वैल्यू रखकर और अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर 6 शादियां पड़ी तो लगभग 1.5-2 लाख की मिठाई मेरी बिक जाएगी। तो ये अंदाजा हुआ उनको। तो हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है, बाकी कंपनीज इसको सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, क्योंकि कंपनी की तो करोड़ों अरबों रुपए की सेल्स होती है, तो वो इस तरह इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम यानी इसमें जैसे बिंदी बिंदी होती है ना, इस तरह से आसपास बिंदी बिंदी बहुत सारी होती हैं और बीच में एक लाइन होती है, वो स्कैटर प्लॉट होता है, उस तरह बनाते हैं और अपनी सेल्स को प्रोजेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखिए हमने तो शर्मा जी की दुकान की जो सेल्स लगाई वो नॉर्मल शादियों के हिसाब से लगाई। अब कभी कभी ऐसी भी तो शादियां होती हैं जो बहुत अमीर लोगों की होती है, उनमें मिठाइयां ही करीब 2-3 लाख की मिठाई ही बन गई, तो वो क्या हुए आउटलायर्स हुए। अब शर्मा जी की दुकान की सेल्स नॉर्मली ऐसे जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या है एस्टिमेशन, a प्लस बी एक्स के हिसाब से हमने 2 शादियां हुई तो इतनी, 4 हुई तो इतनी, ऐसे करके हमने बना लिया कि भैया ये सेट फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमारी डिमांड होने वाली है। लेकिन अब कोई शादी ऐसी है जिसमें सेल्स बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ हमने स्पेशल ओकेजन ले रखा है, तो यहाँ पे स्पेशल ओकेजन में अगर एक दिन में 4 पड़ गए, एक दिन में 6 पड़ गए, इस तरह से करके। अब मान लीजिए कोई ऐसी एक शादी है, अगर यहाँ पे 6 शादियां लें और उनमें से एक शादी ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा मिठाई बनी है, मतलब सब मान लीजिए 5 लाख की मिठाई ही बन गई। अब शर्मा जी की बल्ले बल्ले हो गई। अब देखिए वहां पे शर्मा जी की बल्ले बल्ले तो हुई, लेकिन वो कभी कभी होती है, ऐसा थोड़ी कि हर बंदा 5 लाख की शादी हर रोज ही होती है, मिठाई 5 लाख की बनती है हर रोज। तो नॉर्मल शादियां होती है जिनमें 25-30 हजार की उनकी सेल होती है, लेकिन यहाँ 5 लाख ऑर्डर मिला, यानी बड़ा ऑर्डर मिला। अब बड़ा ऑर्डर मिला यानी कि यहाँ पे ये उछाल खा गई, यहाँ पे क्या रुपीज इन थाउजेंड्स ये सेल्स है इनकी। अब 5 लाख जो उनकी है रुपीज इन थाउजेंड, यानी 500,000 की सेल उनकी एक दिन की हो गई, प्लस जो भी और शादियां थी वो भी हो गई उनकी 1-1.5 लाख की, तो उनकी 6-6.5 लाख की सेल एक दिन में हुई। देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या कोई भी टेक्निक हो दुनिया की, वो हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए ही बनी हुई है, हमारे नॉर्मल बिजनेस के लिए बनी हुई है। उसका कोई ऐसा चीज नहीं है कि बस किताबों में यूज होने वाली है, ये सब टेक्निक आपकी नॉर्मल लाइफ में यूज होती हैं, और कैसे यूज होती है इस तरह हम समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6.5 लाख की अगर सेल हो गई, तो अब यहाँ क्या है, ये एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है कि वेरिएशन है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता था ना, अब वेरिएंस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड इसी को आगे हम देखेंगे, इसको यूज करता है। और इस लाइन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे, रिग्रेशन लाइन। और जितने भी डेविएशन है, देखिए डेविएशन ये वाला एक है यहाँ से इस लाइन से, अब ये क्या है एस्टिमेटेड लाइन कहते हैं इसे हम। एस्टिमेटेड वैल्यूज है जो ब्लैक डॉट्स हैं आपके इस लाइन पर, यानी कि हमने एस्टिमेट अनुमान पहले जो लगाया है वो ये था। लेकिन ऑब्जर्व, अब लाल वाली क्या है ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व यानी जो असलियत में आया। बाजार में भाई असलियत कुछ और होती है, कई बार हम एस्टिमेशन कुछ और लगाते हैं। जैसे
हम ये सोच के बैठे कि हम एक पार्टी देने वाले, गेट टुगेदर करने वाले, जिसमें नॉर्मली 10 फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। अब पता चला कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और 50 फ्रेंड्स को पता चल गया, सबने कहा भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब आपका बजट तो 10 लोगों का था, अचानक से 50 लोग आ गए, तो क्या है, वेरिएशन है कि नहीं है, मतलब तब्दीली हो गई, वेरिएबिलिटी है। वेरी यानी चेंज, यानी कि वो वैल्यू चेंज हो गई और आपके जो एक्सपेंसेस हो सकता है 10,000 रुपए में काम निपट रहा था, वो अब 50,000 से 60,000 में काम निपटेगा। तो अब यहाँ क्या है, ये चीज होती है आउटलायर और ये एरर कहलाती है स्टैटिस्टिक्स में आपकी। तो यहाँ पे छोटी सी एरर है, ये देखिए यहाँ ये जो डॉट है ये थोड़ा पास है, ये डॉट काफी दूर है, तो ये बड़ी एरर है, इनको कहते हैं हम आउटलायर्स। यहाँ दिखा है ये आउटलायर्स, यानी कि ये नॉर्मल लाइन पे नहीं जा रहे। जैसे क्लास में आउटलायर्स पता कौन होते हैं आपके, क्लास में आउटलायर्स वो होते हैं जो या तो वर्स्ट स्कोरर्स होते हैं, जिनके मतलब 0 आ गए नंबर, 3 आ गए, 4 आ गए 100 में से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब 99% के 100 मार्क्स आते हैं। लेकिन 100 मार्क्स कितने बच्चों के, 3 या 4 बच्चों के मैक्स, उससे फालतू नहीं। और 0 भी जो नंबर आते हैं वो भी 3 या 4 बच्चों के ही आते हैं, उससे फालतू 0 नहीं आते। तो वो क्या होते हैं, आउटलायर्स। ऐसे ही आपकी बिजनेस में, सेल्स में, सब जगह आउटलायर्स होते हैं जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो बहुत ही अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं। इस तरह यहाँ पे सेल्स भी आपकी एक्सट्रीम में जाती है, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा ही हो गई और कभी कभी बहुत कम हो गई। इन आउटलायर्स को दिखाया कैसे है हमने, देखिए यहाँ पे रिग्रेशन लाइन है, लाल जो बिंदु है हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो असलियत में हमारी सेल हुई है। जो ब्लैक पॉइंट्स हैं जो लाइन पर है, रिग्रेशन लाइन पे, वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज है, यानी कि जो फॉर्मूले के हिसाब से हमने एस्टिमेट किया था, निकाला था, वो वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा कि असलियत में जो सेल्स होती है वो हमेशा थोड़ी बहुत डेविएट करती हैं। अक्सर तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी अचानक से कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पर सेल्स अचानक ही बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी या बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो वो आउटलायर्स होते हैं। यहाँ पे ब्लैक क्या है, एस्टिमेटेड है, रेड आपके ऑब्जर्व वैल्यूज है। ठीक है, देखिए हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लीस्ट स्क्वायर मेथड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, बट इसका डेफिनेशन और इसकी ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के साथ में। ओके, सो देखिए, इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है, मैथमेटिकल, ये गणितीय विधि है जिसके द्वारा दैट अलाउज टू डिटरमिन द बेस्ट वे ऑफ फिटिंग अ कर्व ऑन अ चार्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे डिटरमिन या ये पता करने के लिए ऐसी गणितीय विधि है जिसके द्वारा हमें पता चलता है, जो बेस्ट वे बताती है, बेस्ट वे यानी कि सबसे अच्छा तरीका बताती है, और फिटिंग अ कर्व यानी कि एक ऐसा कर्व बनाने में, एक ऐसा लाइन बनाने में, जो हमने रिग्रेशन लाइन अभी देखी थी या ट्रेंड लाइन देखी थी, उसको बनाने में जहां पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हों, बहुत सारे बिंदु हों, कि सेल्स के बिंदु, जैसे कि अब हमारी सेल्स ऊपर नीचे बहुत बढ़ जाती है। अब छोटा सा हम बनाते हैं ग्राफ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसे करके हमारी सेल्स ऊपर ऊपर नीचे ऐसे स्कैटर डायग्राम है। अब स्कैटर डायग्राम में यहाँ क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे डायग्राम में बिंदु आ रहे हैं हमारे, बहुत सारे सेल्स के, कभी कितनी सेल हो गई, कभी कितनी हो गई, कभी कितनी हो गई, ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा हो क्या रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छीदे छीदे पॉइंट्स है, मतलब दूर दूर है, यहाँ पे घनत्व ज्यादा है। देखिए यहाँ पे कितने घने पॉइंट्स हैं। तो अब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है, इन आउटलायर्स के लीस्ट स्क्वायर्स निकालकर, इनका सम ऑफ स्क्वायर्स करके, और यहाँ से एक ऐसी लाइन गुजारता है जिससे हमें पता चले कि नॉर्मल ट्रेंड क्या है। यानी कि अगर हमारी त्योहार आते हैं, स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, तो हमारी डिमांड क्या बढ़ जाती है, यानी सेल्स बढ़ती है, नॉर्मली सेल्स बढ़ती है। तो इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब त्योहार आएंगे तो सेल्स नॉर्मली बढ़ेगी, या शादियां होंगी आसपास के इलाकों में तो भी हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो मिठाई की दुकान हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे सिनेमा हॉल्स हो, तो वह सिनेमा हॉल्स में क्या होता है, अगर इंडिया में सलमान खान की मूवी लगे, आपके शाहरुख खान की मूवी लग जाए, अक्षय कुमार की लग जाए, बहुत बड़े बड़े जो मेगा स्टार्स हैं उनकी मूवी लगती है, रजनीकांत जी की मूवी लग जाए साउथ में, या बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो इंडिया के, उनकी जब मूवी लगती है तो अचानक से मॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में अचानक से ही बहुत ज्यादा टिकट्स की सेल हो जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा ही देखने में आता है। ठीक है, तो ये हर जगह जहां भी सेल्स होती हो, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, इन्वेस्टमेंट में कहा, स्टॉक मार्केट में, कि कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट के उछाल की वजह से कितना ज्यादा मुनाफा कमा पाई, ये देखने के लिए भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने उतार चढ़ाव की वजह से कितना मुनाफा किस कंपनी को हुआ, ये भी देख सकते हैं। तो सारे जो फैक्टर्स हैं इनको लेकर आप अपना डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, y लीस्ट स्क्वायर, इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों कहा गया, ये टर्म क्यों यूज करते हैं? द टर्म लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स आल्सो कॉल्ड वेरिएंस। ये एक तरह का वेरिएंस है। अब वेरिएंस मैंने पहले बताया जो वेरी करे, कितना वेरी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछले वाले जो वीडियो में देखा था कि यहाँ पे हमारे आउटलायर्स है। अब देखिए ये आउटलायर है, ये आउटलायर है, यहाँ पे ये, यानी कि ये जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, बीच में ब्लैक कलर की। अब इसके बहुत दूर है इससे, इन पॉइंट से जो एस्टिमेटेड पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जर्व वैल्यूज है उनसे बहुत ज्यादा दूर है। ये ऑब्जर्व वैल्यूज होती है, ठीक है, जो आउटलायर्स हैं या जो बिंदु इस पर नहीं आ रहे वो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। और जो बिंदु इसमें जो एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड यानी अनुमानित वैल्यू है, तो अनुमानित जो संख्याएं थी, डेटा था हमारा, वो अलग है। और जो हमारे नॉर्मल लाइफ में देखने को हमें सेल्स मिलती है वो थोड़े पॉइंट्स अलग हैं। तो आउटलायर्स कौन से हमने डिस्कस किया, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चली जाए सेल्स, जब आउटलायर्स होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा सेल हो जाए या बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्या बताता है लीस्ट स्क्वायर, इसलिए कि ये बताता है स्मॉलेस्ट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। जितने आउटलायर हैं इनका स्मॉलेस्ट सम हो करके, स्क्वायर का सम करके वो बताता है आपको। इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से आपको पेश करता है, इसीलिए इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड नाम रखा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, ओके। देन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे तो बिजनेस में हर जगह इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रेडिक्ट कंपनी स्टॉक विद चेंज इन स्टॉक इंडेक्स। अब इंडिया में दो तरह के स्टॉक इंडेक्स यूज करते हैं हम। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपका है सेंसेक्स एंड देन इज निफ्टी 50, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दोनों के उतार चढ़ाव के जो इंडेक्स हैं, स्टॉक इंडेक्स हैं, इनको इंडेक्स कहते हैं हम, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को। इनके उतार चढ़ाव की वजह से मार्केट में दूसरी कंपनियों पे क्या असर पड़ता है, उसका असर हम देख सकते हैं। आपकी कोई कंपनी है, आपके स्टॉक पर उस सेंसेक्स का, निफ्टी 50 का क्या असर होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। देन इंपैक्ट ऑफ डाइट प्लान ऑन वेट लॉस। आप कोई डाइट प्लान आपने ज्वाइन किया है और उसका आपके वेट लॉस पर क्या असर होता है, उसको भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना वेट तो मेरा बिना डाइट प्लान ज्वाइन किया था तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हर एक हफ्ते आपका कितना वेट नॉर्मली रिड्यूस हो रहा है, 300 ग्राम हो रहा है, 500 ग्राम हो रहा है, यानी आधा किलो हो रहा है या 1 किलो हो रहा है, तो वो आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, बी, यानी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। हर एक हफ्ते में कितना वेट ऊपर नीचे गया है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वेट लॉस, और इंडिपेंडेंट क्या है, डाइट प्लान है आपका, क्योंकि वो तो डाइटिशियन दे रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपका वेट उस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ऐसे निकाल के देखेगा आप बहुत सारे। देखिए रिसर्च एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसे करके तो देखिए, ठीक है। तो डाइट प्लान क्या है, डिपेंडेंट, जो किसी चीज पर निर्भर करे वो डिपेंडेंट होता है। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, नंबर 1 प्रिसाइज रिजल्ट्स, क्योंकि मैथमेटिकल टेक्निक है, गणितीय विधि है, इसलिए प्रिसाइज है। यहाँ पे आंकड़े यूज होते हैं, आपका पास डेटा यूज होता है, 10-20 साल पुराना जो भी डेटा आपके पास है अनुमानित, आपका लिखित रूप में कैटलॉग्स में है, आपके जो बही खाते में है, वो सारा यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो। प्रिसाइज आता है, गणितीय मेथड है। प्रोवाइड स्कैटर प्लॉट्स, इस तरह के स्कैटर प्लॉट्स प्रोवाइड करता है। तो अचानक देखने को लग रहा है जैसे ट्रेंड लाइन है, भाई आपकी सेल्स नॉर्मली स्पेशल ओकेजन, दिवाली, होली, शादियों के टाइम बढ़ती है। अभी ट्रेंड प्रोजेक्शन नॉर्मली ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन किया है हमने, जो नॉर्मल सेल्स होती है ना आपकी ऐसे ऐसे देखने को मिलती है ऐसे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या स्ट्रेट लाइन की है, तो आपको एक जनरल ट्रेंड आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन है भैया, बाकी जो है आउटलायर्स है, जो उस पर पॉइंट पड़ रहे हैं वो आपके एस्टिमेटेड पॉइंट्स हैं, वो मीट कर रहे हैं। देन सिंपल टू कैलकुलेट, ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें रखिए और अपने डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये यूज होती है फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, इन्वेस्टमेंट में, हर जगह यूज होता है। स्कैटर डायग्राम्स बना के आप आराम से इसको देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड हो रहा है। देन इजी टू इंटरप्रेट, इसको समझना काफी आसान है। अब इसको बच्चा भी देख के बता देगा हाँ भाई सेल्स बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बहुत इजी टू इंटरप्रेट है। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, नंबर 1 एग्जिबिट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। देखिए नॉर्मली जो बाजार में सेल्स होती हैं वो सिर्फ एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, जैसे सिर्फ त्योहार की वजह से तो कोई सेल्स नहीं बढ़ेगी ना, या शादी की वजह से नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, तो ये एक टाइम में सिर्फ 2 फैक्टर्स को लेती है, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इस मेथड की। देन वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अब जो आउटलायर्स हैं
इनके एरर्स के जो लीस्ट सम स्क्वायर्स निकलेगा वो इफेक्ट करेगा आपकी नॉर्मल एस्टिमेशन वैल्यू को, ठीक है। तो आउटलायर्स की वजह से आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है एक्सट्रीम पॉइंट्स की वजह से। देखिए एक्सट्रीम पॉइंट्स का इफेक्ट क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। अगर क्लास में सभी बच्चों की हाइट, अगर कोई बच्चे 6 क्लास में के बच्चे हैं, उनकी सभी की हाइट नॉर्मली 4.5 तक है, मतलब आपकी 4 से 4.5 तक है सपोज, ठीक है। नहीं इतनी नहीं होगी, सॉरी, आपकी नॉर्मली जो बॉयज की हाइट है वो नॉर्मली 5 से लेके 5.5 तक है 6 क्लास के बच्चों की, ठीक है। तो 5 फीट से 5.5 फीट तक है। लेकिन कुछ बच्चों की, अगर 4 बच्चों की भी हाइट अगर 7.5 फीट है, सात और उससे ज्यादा भी किसी किसी की हो सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस में या अमेरिका में, कनाडा वगैरह में, वहां के लोग ज्यादा लंबे होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो एवरेज हाइट 6 क्लास के बच्चों की निकल के आएगी वो काफी बड़ी हो सकती है, अगर 4-6 बच्चों की भी ज्यादा हो। और अगर 4-6 बच्चों की बहुत कम हाइट हो तो सबकी जो एवरेज हाइट है वो कम हो के निकल आएगी। या वेट भी ऐसे ही होता है, 2-4 बच्चों का अगर वेट 100 के आसपास हो, बाकी सबका 40-45 के बीच में है, लेकिन उनका वेट नॉर्मली 60 के रेंज में आ जाएगा, क्योंकि 2-4 बच्चों का 100-150 किलो आ गया था बड़े बच्चों का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आउटलायर्स एक्सट्रीम पॉइंट्स बहुत ज्यादा असर डालते हैं, इसलिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी और जो फैक्टर्स हैं उनको भी नेगलेक्ट करता है। इस ड्रॉबैक के अलावा अगर आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स में रिलेशनशिप देखना है तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, और इस समझने में मुझे लगता है आ गया होगा आपको समझ में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली बुक्स में ये इस तरह नहीं समझाया गया है। जब मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड पहली बार इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, व्हेन आई वाज डूइंग एमए इकोनॉमिक्स, तो थोड़ी समझने में खुद पढ़कर दिक्कत हुई थी। हालांकि टीचर्स ने समझाया, फिर भी वो टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा था। यहाँ पे हमने मिठाई की दुकान की सेल्स का जो एग्जांपल लिया है, स्टॉक प्राइसेस का एग्जांपल लिया, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा होपफुली। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखिएगा, मैं जल्दी और वीडियोस डालने वाली हूँ डिजिटल बोर्ड पर। ओके, सो बने रहिए साथ में, देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।